नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ ये था कि कूनो चीता जो था, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। जो तो ये न्यूज़ में क्यों था? आप सबको पता है कि प्रोजेक्ट चीता हम चला रहे हैं। तो इंडिया में 1947 में लास्ट चीता पाया गया था। 3 चीता थे उस समय। कोई छत्तीसगढ़ के राजा थे, उसने शायद इनको मार दिया था, तो वो भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद 1952 में इंडिया से चीता जो हो गया वो एक्सटिंक्ट हो गया। गवर्नमेंट उसको, इस प्रोजेक्ट को वापस लाना चाह रही थी और चीता को रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। हमने एक प्लान किया और हमने बोला कि बाहर से जो अफ्रीकन चीता हैं उसको इंडियन क्लाइमेट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? अफ्रीकन चीता जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे अभी। उसको इंडियन क्लाइमेट में या इंडियन हैबिटेट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमने साउथ अफ्रीका और नामीबिया से चीते मंगाए। टोटल हमारे पास हमने 18 चीते मंगाए। करेंटली हुआ क्या कि उसमें से जो 8 चीते की डेथ हो गई। और ये कहाँ हुई? ये कूनो नेशनल पार्क हुए। एक पार्क है कूनो नेशनल पार्क, ये एमपी में शिवपुर में है। शिवपुर एमपी में है, ठीक है। आप एमपी का जो नदर्न पोर्शन देखेंगे ना, ये भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और शिवपुर, तो ये उसमें से, इस डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये पार्क है, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क। यहाँ से 8 चीते की मौत हो गई है और लास्ट चीता जो है मौत अभी कुछ ही दिन पहले है, तो इसीलिए न्यूज़ में है ये। हम देखते हैं कि पहले की क्या डिफरेंसेस क्या हैं दोनों चीता में, इंडियन एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में। तो कुछ पॉइंट हमने बनाए हैं, देख लेते हैं। एशियाटिक चीता अभी राइट नाउ अभी ईरान में है, ईरान में पाया जाता है। बहुत कम बचा है लेकिन है, ईरान में है। तो हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं एशियाटिक चीता का, ठीक है। तो ये स्मॉलर होते हैं, साइज में स्मॉलर होते हैं, ठीक है। थिक कोटेड होता है उनका स्किन जो होता है, स्लेंडर्स उसके लेग्स होते हैं, जो गर्दन होती है, नेक्स होती है, तो पावरफुल होते हैं। स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर। और इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट जब मैं पढ़ रहा था, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि ये 3 सेकेंड में अपने आप को इतना तेज़ी पे पहुंचा लेता है। उसका इनिशियल थ्रस्ट पॉइंट ऐसा, 3 सेकेंड में वो 120 किलोमीटर की स्पीड से रन करने लगता है। वेरी गुड। और उसके बाद आपको ये पॉइंट बता दिया मैंने कि 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो गया है। लास्ट स्पॉटेड कब पाया गया था? 1947 में, ये भी बता दिया मैंने आपको। IUCN में वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो इसको फास्टेस्ट एनिमल है। अफ्रीकन को देख लेते हैं, अफ्रीकन चीता में क्या डिफरेंसेज है। मोस्टली अफ्रीका में पाया जाता है, लार्ज होता है साइज में, थिन कोटेड होता है, 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। हैवी वेट है तो थोड़ा सा किलोमीटर इनका ये है। स्मॉल राउंडेड हेड होता है, जो इनके हेड हैं वो स्मॉल गोलाकार होता है, राउंडेड होता है। कार्निवोरस हैं, सबको पता है। ग्रासलैंड एंड ओपन प्लेन में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो इनकी लाइफ ईयर है वो 12 ईयर्स है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट चीता, ठीक है। दी 2 डिफरेंट टाइप ऑफ चीता फाउंड इन डिफरेंट कंट्री, एशियाटिक एंड अफ्रीकन चीता। नाउ वी आर कमिंग इन द पॉइंट कि वाई कूनो इज सुटेबल फॉर चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान। जब हम चीता को रीइंट्रोडक्शन प्लान हम लेके आए थे, तो कूनो ही क्यों सेलेक्ट किया हमने? आखिर इसकी खासियत क्या थी? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कूनो नेशनल पार्क? फर्स्ट, डाइवर्स हैबिटेट्स फॉर ऑल बिग कैट्स। जो चारों बिग कैट्स हैं, जैसे टाइगर्स हो गए और लायन हो गया, चीता हो गया, ठीक है,
सो जितने भी बिग कैट्स हैं उसके लिए इनके पास डाइवर्स हैबिटेट था, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ओपन वुडलैंड, सवाना टाइप का उनका पास क्लाइमेट था, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट था, एवरग्रीन रिवराइन फॉरेस्ट था। दिस इज दी फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से उन्होंने एक रीजन ये माना कि कूनो क्यों सुटेबल क्यों है। सेकेंड, लार्ज फॉरेस्टेड लैंडस्केप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शिवपुरी फॉरेस्ट। आपको पहले ही मैप में मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि शिवपुर और शिवपुरी एरिया जो है उसमें 7500 स्क्वायर किलोमीटर का अप्रॉक्सीमेटली जो एरिया है वो फैला हुआ है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो इनके पास काफ़ी फॉरेस्ट एरिया जो है लैंडस्केप वो काफ़ी बड़ा है। एंड फॉरेस्ट ग्रास स्पीसीज आर कॉमन इन वैलीज हैबिटेट्स। तो दीज आर द फ्यू रीजन कि लैंड हायर जो फॉरेस्ट लैंडस्केप था, फॉरेस्ट ग्रासेस था, और मतलब इजीली प्रे अवेलेबल था, ऐसा कूनों को रखने का एक रीजन दिया गया है। और डाइवर्स हैबिटेट्स थे उस पर, डिफरेंट बिग कैट्स वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे थे। सो दिस इज द फ्यू रीजन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू मूव नेक्स्ट। नाउ व्हाई द डेथ ऑफ चीता रिकॉर्डेड इन कूनो नेशनल पार्क। सो आई हैव ऑलरेडी गिव दिस फैक्ट कि 8th चीता हैड डाइड इन फ्यू डेज एगो इन लास्ट 5 months, ठीक है। दिस इज वेरी बैड न्यूज। वी हैव टू फाइंड द रीजन। So UPSC can ask the reason why so much of death occurring in Kuno National Park in since 5 months या last 5 months. So we have to find the reason. For that we have to understand कि उसके पीछे का रीजन क्या है। So पहला कि रेडियो, अभी लास्ट वाला जो चीता मरा है उसमें रेडियो कॉलर डैंगलिंग का इन्होंने ये बोला कि जो गले में जो पट्टी रहती है ना उसमें कुछ रेडियो कॉलर में उससे कुछ इन्फेक्शन हुआ है इनको, ठीक है, उनसे कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। सेकंड, कुछ चीता जो है वो उसको किडनी और कार्डियक इशू भी थे, ठीक है। दिस इज स्ट्रेंज बट यस दिस इज वन ऑफ द रीजन, ये भी एक रीजन है। जो अफ्रीकन साइंटिस्ट है उन्होंने इस तरीके का पेपर में लिखा है कि मोर्टेलिटी रेट इन चीता आर हाई। मतलब अगर वो 3 या 4-5 बच्चे देते हैं तो उसमें से 2-3 वैसे नेचुरली मर जाते हैं, ठीक है, या फिर इतने वीक होते हैं कि कमिंग डेज में मर जाते हैं। तो साइंटिस्ट क्लेम कह रहे हैं तो हम उसको मान के चल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट वैसे ही चीता में हाई होती है। दैट मीन्स इफ़ ही गेव 4 बर्थ, ठीक है, तो 1 2 मे नॉट बी डाइड, बट लेकिन इतने कमज़ोर होते हैं कंपेरेटिवली दूसरे चीता से कि वो खुद ही वीक रहते हैं, धीरे धीरे वो मर जाते हैं। सो एक जो रीजन आप लोग लिखेंगे वो मोर्टेलिटी रेट इन चीता आर हाई। सो ये नेचुरल कॉज हो गया, ये नेचुरल हो गया, नेचुरल रीजन से मर रहे हैं ये, ठीक है। इनएप्रोप्रिएट क्लाइमेट, ठीक है। सो कुछ स्टेट जैसे राजस्थान भी कह रही है कि आप चीता को हमारे यहाँ रख दो, राजस्थान सरकार कह रही है। इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ भी बना था, उसमें नहीं जाना चाहेंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ये चीता के लिए इनएप्रोप्रिएट क्लाइमेट है। सो उसकी वजह से हम इनको दूसरे जगह पे रखना चाहिए हमें, ठीक है, राजस्थान या जो भी स्टेट मांग रहे। और लैक ऑफ प्रे, ठीक है, मतलब चीता की जो खाना है, जो भोजन है, ठीक है, वो उसको अवेलेबिलिटी नहीं है उतना, ठीक है, उसकी वजह से वीक हो रहे हैं, और उनकी डेथ हो रही है। तो ये फ्यू रीजन थे, ठीक है, जो आपको लिखना है। अगर यूपीएससी पूछती है आपसे कि आप चीता का जो लास्ट में जो डेथ हुई है अभी कुछ दिनों से, ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि व्हाट इज़ द रीजन, उसके पीछे का आपको वो देना पड़ेगा। सो आप ये लिखें, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट पे हम आते हैं ई रिक्शा पे। सो एक न्यूज़ और भी है फ्रेंड्स, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इसमें से कुछ फैक्ट मैंने निकाले हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसमें ये निकला है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो था आज से 10 साल पहले 2400 के आसपास, 2500 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली व्हीकल्स थे, और आज के डेट में 27 लाख हैं, ठीक है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस इंटेंसिटी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। और उसमें से अगर हम देखेंगे और डीप में देखेंगे तो लेस देन 1% ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। सो अभी भी जो हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो जिस प्रोपोर्शनेट में बढ़ा है उस प्रोपोर्शनेट में देखेंगे तो हमको इस पेपर से हमें ये समझ में आता है कि 1% ऑफ नॉन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। इतना कुछ ऐसा कुछ क्रांति नहीं हो गया है। जो हम व्हीकल्स यूज करते हैं उसका 1% ही है, और वो भी लेस देन 1%। आई थिंक फिगर में
कहीं पे 0.79% दिया है। देखते हैं आगे। फाइनेंशियल ईयर 2015-20 से बात करेंगे, इस 5 साल के अंदर में ई रिक्शा जो है वो ई बाइक से ज़्यादा बिका है। तो ये आप ध्यान रखें। आपको मेंस के आंसर राइटिंग में कोट करने के लिए, पीटी में तो नहीं पूछेगा, पूछ सकता है, लेकिन मेंस के में आप लिख सकते हैं। फिर 20 से जो 24 का अभी बचा है, फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, तो 20 से 24 में जो है वो ई बाइक जो है वो वापस ज़्यादा बिक रहा है ई रिक्शा से। दैट मीन्स ई बाइक में सर्ज हुआ है। तो इसका मतलब जो है, जो कस्टमर है उसको भरोसा बढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है। सो दे वांट टू स्पेंड सम मनी इन ई बाइक, इलेक्ट्रिकल बाइक्स। तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है? जब सरकार कोई पॉलिसी लेके आती है, चार्जिंग स्टेशन खोले, इंफ्रास्ट्रक्चर खोले, सब्सिडी दे, तो इस सब की वजह से इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोट होगा। अगर सरकार उसको वही निगेटिव तरीके से रखेगी तो वो उस स्टेप को नहीं करेंगे, और ट्रेडिशनल मेथड जो यूज कर रहे हैं, डीजल हो गया या फिर पेट्रोल इंजन हो गया, उस पर वो बिलीव करेंगे। 14 जुलाई का 2023 का आंकड़ा कहता है इस टाइप का कुछ, ठीक है। फैक्ट ऑफ दी, इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं कि पेट्रोल व्हीकल जो है अभी भी इंडिया में 80% है, और डेफिनेटली इसके बाद डीजल व्हीकल होना चाहिए। तो 14% डीजल व्हीकल से है, ठीक है। दिस इज़ वेरी गुड रिप्रेजेंटेशन। आप इसको अगर इस तरीके से लिख देते हैं मेंस में तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिप्रेजेंटेशन करने से आपको क्या है कि उसके सामने वाले कॉपी चेक करने को कम समय लगेगा, और वो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि सामने वाला स्टूडेंट कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। आपकी ये ग्राफ देख के ही समझ जाएगा कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि हम अभी भी 0.79 इलेक्ट्रिक लेस देन 1% हुआ, ठीक है। सो बाकी वही है, हाइब्रिड जो है वो पेट्रोल प्लस सीएनजी से चल रहा है, कुछ जो है वो पेट्रोल प्लस एलपीजी से चल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि आप किस तरीके से दिखा रहे हैं। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हमारे यस इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन उसका रेशियो प्रोपोर्शनेट बहुत कम है। हम नंबर में ज़्यादा बढ़े हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेटी में देखेंगे, हम परसेंटेज में देखेंगे तो हमारा 1% भी नहीं है। अब कुछ और फैक्ट देख लेते हैं राइटर के हिसाब से। असम रैंक फर्स्ट विथ शेयर ऑफ 2.2% रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स फॉलोड बाय त्रिपुरा। अब असम रैंक 1 है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, रैंक फर्स्ट विथ शेयर ऑफ 2.2% रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। इसमें रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो 2% से ऊपर है। त्रिपुरा जो है वो फॉलोड कर रहा है। दिल्ली, बिहार, यूके दैट मीन्स उत्तराखंड, यूपी एंड गोवा हैड शेयर ओवर 1%, 1% से कुछ ऊपर है। हिमाचल वाज परफॉर्मिंग वेरी पुअर। हिमाचल एज लिस्ट इन द लिस्ट। सो ये कुछ फैक्ट थे। अब हम ये देखेंगे कि बैरियर क्या है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एडॉप्शन पॉलिसी में बैरियर क्या है। हम नंबर में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। उसका रीज़न पूछेगा, तो आप ये रीज़न ज़रूर मेंशन करें, ये चारों रीज़न। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो हमने आपको पहले ही बताया कि अगर आप एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलाते हैं और 20-30 किलोमीटर के बाद अगर आपका वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपको वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर 20 से 30 किलोमीटर के बाद हर एक जगह पे एक चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। सो चार्जिंग स्टेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह अवेलेबिलिटी की इनकी कमी है। सो वी हैव टू वर्क हेयर कि स्टेशन बढ़े, चार्जिंग पॉइंट बढ़े। इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो मटेरियल हैं, रिक्वायरमेंट है, वो भी हमारे पास बहुत कम है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसका भी ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के हम जो इंपोर्ट करते हैं उसकी वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें टाइम लगता है। फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल का परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे मान लो कि आप 1 लीटर अगर आप पेट्रोल लगाते हो और अगर 50 किलोमीटर जाते हो, सो वैसे ही समझो इसका कॉस्ट कुछ एक्स निकलेगा। सो आपको ये समझना है कि हम ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लगाते हैं तो कितना किलोमीटर तक जाएंगे और कितना परफॉर्मेंस होगा उसका। सो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि परफॉर्मेंस कैसा है। फिर थर्ड है इलेक्ट्रिकल व्हीकल अवेलेबिलिटी। अवेलेबल कहाँ है, आप देखोगे कि मोस्टली जो है वो टायर 1 सिटी में अवेलेबल है, टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटी में जो वहाँ पे पहुँचाना, अवेलेबिलिटी करना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह अवेलेबिलिटी है, होनी चाहिए। तो वो आपको उसके लिए किसके साथ टाइप, इंडस्ट्री वाले के साथ टाइप करना पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी जो है वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ
जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उसके अलावा दूसरी जगह भी जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी ज़रूरत है, जहाँ पे कंजेशन ज़्यादा है, जैसे दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे, जहाँ कंजेशन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो आपको वहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी पहुँचानी पड़ेगी। खैर यहाँ पे तो अवेलेबिलिटी है, लेकिन और जो सेकंड टायर सिटी हैं तो वहाँ पे भी आपको अवेलेबिलिटी पहुँचानी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो एफोर्डेबिलिटी है, कौन खरीद सकता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गवर्नमेंट स्टार्ट गिविंग द सब्सिडी ऑफ ऑन परचेजिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। कुछ गवर्नमेंट, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है कुछ, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं याद है, लेकिन ये कुछ तो दे रही है। ऐसी अदर स्टेट का अब डेफिनेटली यूपी दे रहा होगा, अदर स्टेट महाराष्ट्र दे रहा होगा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन दिल्ली कुछ दे रही है। सो एफोर्डेबिलिटी, तो वो प्राइस को कम करेगा। सब्सिडी अगर आप देंगे तो प्राइस कम होगा, और जब प्राइस कम होगा तो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, वो परचेज करना चाहेंगे कि यस हाँ मुझे 80,000 का ये बाइक मिल रहा था, यस ये महंगा है लेकिन सरकार सब्सिडी दे के बराबर कर दे रही है, या फिर कुछ कम हो रहा है, या फिर 5-10 हज़ार का डिफरेंसेज हो रहे हैं, तो लोग उसको लेने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी का मान लो कि 80,000 का कोई पेट्रोल बाइक है और आप बोल रहे हो कि 1,20,000 का आप बाइक ले लो, या फिर व्हीकल्स कोई ऐसा ले लो जो इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स हो, ठीक है, सो पीपल आर लेस इंटरेस्टेड कि यार वाई आर एम गोइंग टू वेस्ट 40,000 एक्स्ट्रा बक्स, ठीक है, सो ही विल नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग्स। So government will at least have to give 40,000 rupees subsidy for making EV vehicles affordable to every person. So that is the reason कि गवर्नमेंट सब्सिडी देना स्टार्ट किया है। सो ये कुछ पॉइंट राइटर ने कवर करने की कोशिश की थे, मेंस प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे ये समझेंगे कि आगे के आने वाले इन फ्यूचर, इन कमिंग डेज व्हाट विल हैपन, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ होने वाला क्या है, क्या गेम चेंज कैसे चेंज होगा। तो बाय 2030 80% ऑफ 2 and 3 व्हीकल्स, जो जितने भी व्हीकल्स होंगे उसमें 80% जो होगा 2030 तक वो 2 and 3 व्हीकल्स होगा, 3 व्हीलर्स होंगे। 40% बसेज जो होंगे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होंगे। 30 to 70% कार जो होगा, 30 to 70%, खैर जो बीच का मार्जिन है वो बहुत है, लेकिन 30 to 70% कार इन इंडिया विल बी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। और ये सब कह रहे, नीति आयोग कह रहे हैं, ठीक है, दिस रिपोर्ट बेस्ड ऑन नीति आयोग। सो आपको ये आंसर में लिख सकते हो, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट रिपोर्टेड है। एज द नेशन गियर्स टुवर्ड्स जीरो एमिशन, आपको सबको पता है कि 2070 तक हमको जीरो एमिशन करना है, ये हमारा ड्रीम है, हमने साइन किया है। फंड एंड फोकस है डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो जितने भी फंड हैं, जितने भी आपके पास जो फंड जनरेट करते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, आप उसको डाइवर्ट करोगे, आप उसको डायरेक्ट करोगे इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मार्केट लाइकली टू क्रॉस 1 करोड़ सेल्स पर एनम, हर साल 2030 में 1 करोड़ के आसपास ये कह रहे हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे कह रही है। सो अगेन आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो, आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 5 करोड़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 2030 तक बोले 5 करोड़ लोगों को, ये भी इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है, आप इसको भी 2022-23 में स्टेट किया गया, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर में एक इन्होंने ई रिक्शा को लेकर उन्होंने लिखा था राइटर ने, तो इसको मैंने कवर किया है, और ये काफ़ी बर्निंग टॉपिक है, और ये कमिंग आने वाले जनरेशन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जनरेशन्स के लिए, आपके जनरेशन्स के लिए आने के लिए बहुत की पॉल्यूशन फ्री आपका स्टेट रहे, आपकी कंट्री रहे, उसके लिए विल हैव टू वर्क साइमल्टेनियसली। हम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी कुछ इस टाइप के कदम उठाने पड़ेंगे कि यस कि इन्वायरमेंट जो है वो सेफ जगह पे रहे और सस्टेनेबल रहे। नेक्स्ट एक जो मैंने कवर करने की कोशिश किया है, ए बिल दैट फेंस इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक ऐसा बिल जो राइट टू इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा चोट पहुंचा रही है, फेंस पहुंचा रही है। सो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। एक्चुअली जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जो जिसका मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें हुआ ये है कि कुछ उसके जो इश्यूज हैं, पॉइंट में कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेके। सो हम उसको डिस्कस करते हैं क्या है। एक्चुअली एग्जम्पशंस जो होते हैं सेक्शन 8 सब क्लॉज 1A और से लेके सेक्शन 8 सब सेक्शन 1J में जो RTA एक्ट 2005 है, सो उसमें कुछ एग्जम्पशंस होते हैं, ठीक है, जैसे प्राइवेसी हो गया, जैसे नेशनल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी हो गई। तो इन सब की वजह से अगर आप उनसे मांगोगे राइट टू इन्फॉर्मेशन में कि मुझे बताओ कि इसमें कितना खर्च हुआ, डिफेंस में कितना खर्च किया हमने, NIA को कितना पैसा दिया, CBI को कितना पैसा दिया, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में, उसका एग्जम्पशन में रखे हैं उसको सेक्शन के अंदर में।
तो उसमें सेक्शन उसको थोड़ा सा जो राइटर लिखना चाह रहे हैं कि उसको मिसयूज किया जाता है, ठीक है, और वो राइटर का अपना ओपिनियन है और होता भी होगा और करते भी हैं लोग कि इन्फॉर्मेशन देते नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो मिसयूज किया गया है वो है सेक्शन 8 सबसेक्शन 1J को, विच एग्जेम्प्ट्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ पब्लिक एक्टिविटी। अब कोई चीज़ ऐसी है जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है लेकिन पब्लिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो वो एग्जेम्प्टेड है, और विच इज इन्विजन ऑन द प्रिवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल्स। सो इसका मतलब ये हो गया कि किसी बंदे का जो है वो प्रिवेसी का इन्विजन हो रहा है, ठीक है, उसको आप उसका प्रिवेसी जो है वो डैमेज कर रहे हो, इन्वेड कर रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 है उसमें आप सेक्शन 8(1)J जो है वो उसको एग्जेम्प्ट करता है कि जो भी डिपार्टमेंटल जो भी नोडल ऑफिसर है, IO है, PIO है, वो उस इन्फॉर्मेशन को देने से मना कर देगा। सो राइटर का ये कहना है कि रिफ्यूजल ऑफ इन्फॉर्मेशन ब्लाइंडली वाज इलीगल्स। अगर आप आंख बंद करके अगर आप रिफ्यूज कर दे रहे हो इन्फॉर्मेशन देने से तो वो एक टाइप का इलीगल चीज़ें हैं, बट हैज़ बीन वाइडली यूज टू कवर आर्बिट्री तरीके से मना कर देते हैं, करप्ट तरीके से करप्ट हैं वो लोग, और इलीगल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कर रहे हैं। तो ये राइटर्स के इस तरीके से वो लिख रहे हैं कि अगर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आता है तो उसमें कुछ चीज़ें उनको चेंज करनी पड़ेगी। इन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट भी लिखे हैं, वो फॉर एग्जांपल देके समझा रहे हैं। जैसे आप DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है, वो रिफ्यूज कर देता है कि टोटल नंबर ऑफ एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट जो बनते हैं, APAR जो बनता है IAS ऑफिसर के लिए, वो देने से मना कर देता है कि कितने लोग को दिया, कौन को दिया, उसका पैरामीटर क्या था, तो उसको देने से मना कर दिए। और वो अभी 1-2 साल से 3 साल से राइटर बोल रहे हैं कि 2-3 साल से दिए भी नहीं है। तो उनके पास मतलब एक टाइप का डिक्टेटरशिप हो गया, आर्बिट्रीनेस हो गया, उसके अंदर में कोई रीजन नहीं है कि आप रैशनैलिटी होनी चाहिए कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, आपका कोई डेटा इकट्ठा करने में क्या दिक्कत जा रही है। सेकंड, इन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे MLA का फंड मांगोगे, डिटेल ऑफ MLA फंड मांगोगे उसके अंदर में, RTI के अंदर में, तो वो भी देने से मना कर देते हैं। तो एक MLA फंड देने से मना कर दिया। बहुत ऐसे एग्जाम्पल दिए, 1-2 मैंने उठाया है। PM फंड मांगोगे कि PM फंड कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ से आता है, तो मना कर देते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगोगे, कास्ट सर्टिफिकेट किसी MLA का, MP का, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो वो मना कर देते हैं। अनफेयर असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, आपको पता ही है कि आप जो एग्जाम लिखते हो उसके समय में अगर आप कॉपी मांगो, किस तरीके चीज़ को मारते हो, तो वो असेसमेंट के समय में उस समय भी मना कर देते हैं, ठीक है। खैर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके लिए भी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि उसको प्राइमिया फेसी में तो मना ही कर देते। तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंदर में उसको एग्जेम्प्ट करने से ऑलरेडी पहले ही चल रहा है इतना, और अभी अब उसका जो है 8(1)J का और भी लेवल बढ़ा रहे हैं आप, तो वो और नुकसान करेगा। सो देखते हैं सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं। प्रपोज DP बिल डेटा प्रोटेक्शन बिल प्लान टू एमेंड RTI एक्ट। यस, ये इसका ये है कि एमेंड करना चाह रहा RTI एक्ट को। सी सेक्शन 8(1)J टू रीड एज ए एग्जेम्प्टिव इन्फॉर्मेशन अंडर J विच रिलेट टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इफ दिस अमेंडमेंट इज मेड, ऑल इन्फॉर्मेशन विच कैन बी रिलेटेड टू पर्सन कुड बी लीगली डिनाइड। सो यही हो गया, हर बंदे के पर्सन के, जैसे आप मंत्री हैं, आप बोल रहे हो कि ये मेरा पर्सनल डेटा है, तो आप लीगली उसको आप जो अभी तक था तो जो उसको लीगली कर रहे हो कि हम ये तो देना ही नहीं है। तो एक टाइप का आपकी जो ट्रांसपेरेंसी थी, अकाउंटेबिलिटी थी, वो कम हो रही है। तो लोगों का, और जो RTI जो है, RTI एक्ट जो है, इसके लाने के पीछे की हिस्ट्री पढ़ें कभी आप कि कैसे राजस्थान में एक बंदा जो है वो मेहनत कर करके कि ये बिल पास होना चाहिए, तब जाके 2005 में पास हुआ था ये। सो धीरे धीरे इसका पावर को रिड्यूस करेंगे तो आप लोगों के मन से आप वो ख़त्म हो जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करता है, ठीक है, उसके अंदर में ओपेकनेस कम है, ठीक है, अकाउंटेबल है सिटीजन को लेके। तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बल्कि इसको निगेटिव साइड नीचे की ओर मत ले जाओ। तो ये राइटर ये कहना चाह रहे थे इस वाले आर्टिकल में। अब एक न्यूज़ फ्रेंड्स लगातार कवर कर रहे हैं, रुपए दिरहम डील इज बायलेटरल, आई ऑन इमरेटी फ्लोज, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बात कर रहे हैं। आज का पेपर में देखेंगे तो द इंडियन UAE डील टू ट्रेड विद रुपीज़, तो UAE के साथ जो हो रहा है तो उसके लिए कि लगातार पेपर छाप रहे हैं, तो मैंने उसको एक जगह पे इकट्ठा करके और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस न्यूज़ में है क्या, तो इस न्यूज़ में यह है कि इंडिया UAE रुपी दिरहम डील साइन ड्यूरिंग PM विजिट टू अबू धाबी इज बायलेटरल। अब ये कि हमारा जो इसके पीछे का कंटेक्स्ट ये है कि फ्रेंड्स ये समझना कि हमको इंडिया की जो रुपीज़ है उसको इंटरनेशनलाइज करना है, इंटरनेशनल मार्केट में अपने रुपीज़ को ऊपर उठाना है। जैसे अभी मान लो कि अभी जो है डॉलर है,
कोई भी बंदे को डॉलर दो को लेने से मना नहीं करेगा, ठीक है। आप वो इसका मतलब है कि इसका एक्सेप्टेंस जो है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। आप कहीं भी लेके जाओ वो वहाँ पे एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पर आप यही चीज़ रुपीज़ लेके जाओ, ठीक है, कुछ कंट्री में छोड़ के, जैसे 18 कंट्री प्लस 10 कुछ ऐसे कंट्री हैं जैसे छोड़ के जब आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है, ट्रांजेक्शन अगर आप पेमेंट करते हो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जाता है। तो हम उससे बचने के लिए हम बायलैटरल ट्रीटी करते हैं। तो इंडिया और यूएई ने एक रुपी, इंडिया के जो आरबीआई है और उनके यूएई के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो दोनों ने मिलकर एक डील साइन किया है, ठीक है। और वो क्या है कि आपस की करेंसी में आप अपना ट्रेड कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड थिंग। इससे क्या होगा, ईज टू पाथ फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया, आसान हो जाएगा ट्रेड करना आसान हो जाएगा। और लोअरिंग द ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा या तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर यूपीआई से करोगे तो एक समय के बाद वो धीरे धीरे कम ही हो जाएगा। सो ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा एंड मेकिंग इट ईजियर टू कन्वर्ट द करेंसी, तो करेंसी कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यही साइन हुआ है, इंडिया यूएई 2022 में सीपा ऑलरेडी साइन कर चुके हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जब ये साइन हुआ उसके कुछ दिनों के बाद जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 85 अप्रॉक्सीमेटली बिलियन, मैं गलत नहीं हूँ तो 85 के आसपास, यस 85 बिलियन यूएसडी डॉलर का ट्रेड हुआ था और 50 बिलियन उसमें से यूई ने एक्सपोर्ट किया था। तो इसका इम्पैक्ट देखिए कि सीपा का इम्पैक्ट देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का करने के बाद इसमें लिखा भी है, आफ्टर ज्वाइनिंग सीपा ट्रेड हैज इंक्रीज अप्रॉक्सीमेटली 15%। ट्रेड जो है दोनों कंट्री के बीच में, यूएई और इंडिया के बीच में ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 15% से इंक्रीज हुआ। और बायलैटरल ट्रेड जो हो गया वो 85 बिलियन यूएसडी डॉलर का हो गया, जिसमें 50 बिलियन एक्सपोर्ट करता है यूएई इंडिया को और 35 बिलियन इंडिया करता है। तो इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में है, डेफिनेटली हम कम भेज रहे हैं, वो हमारे पास ज़्यादा भेज रहे हैं। सो ये चीज़ हुई है। और अगर हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है तो डेफिनेटली हमको अपने जो लोकल करेंसी हैं वो एक दूसरे के लिए हमें टाई अप करना पड़ेगा, ताकि हम हमारे जो बिजनेसमैन हैं वहाँ पे अपने फॉर्म में अपने सर को अपने करेंसी में उसको वहाँ पे पे कर सके और सामने वाला भी ऐसे वैसे वर्षा भी हो, वो भी कर लें। तो उससे क्या हो जाएगा, अपना कुल मिला के ट्रांजेक्शन कॉस्ट, एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। सो उस पर मेन फोकस है। कुछ पीटी फैक्ट हैं जो हमने लिखे हैं यूएई से रिलेटेड। यूएई हैज़ बिकम ए डायलॉग पार्टनर ऑफ एससीओ। तो एससीओ का डायलॉग पार्टनर जो है, और एससीओ की अभी वर्चुअल मीटिंग हुई है इंडिया में। एक्चुअली होना था इंडिया में, लेकिन किसी कारणवश हुई नहीं, ठीक है। इसकी भी रीजन है, पीछे कभी कवर करेंगे कि क्यों फिजिकली नहीं हुआ। क्या लोग यूक्रेन और रशिया से बचना चाह रहे हैं? सो अप्लाई टू बी मेंबर ऑफ ब्रिक्स, और यूएई ने ही ब्रिक्स में अप्लाई किया है मेंबरशिप के लिए। यूएई जो है ज्वाइन किया है ब्रिक्स फाउंडेड जो बैंक है नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। विल प्रेजेंट एज ए स्पेशल इन्वाइटी टू G20 में हमने इन्वाइट किया कि स्पेशल इन्वाइटी के रूप में आप आएँ। यूएई विल बी होस्ट COP 28 जो है वो यूएई ही होस्ट करने वाला है दुबई में नवंबर में। फ्रेंड्स, एक और भी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट कि एयर सर्विस एग्रीमेंट है। यूएई कह रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जो इंडियन है उसको वीज़ा देना चाहते हैं, लेकिन जब हम इंडियन को ज़्यादा से ज़्यादा हायर नंबर ऑफ़ वीज़ा देंगे इंडियंस को, तो मुझे हायर नंबर ऑफ़ जो एयरप्लेन चाहिए, एयर ट्रैफिक को इसको, क्योंकि अगर एयर बढ़ जाएगा, लोग यहाँ बढ़ जाएंगे तो फिर वो सीट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एयर फ्लाइट हैं, कनेक्टिविटी फ़्लाइट जो कनेक्ट करती है यूएई के लिए, वो बहुत कम है। तो अगर हम वीज़ा ज़्यादा देंगे और अपने उसको एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेंगे कि हम कितने हमारे यहाँ आ सकते हैं, कितने आपके यहाँ जा सकते हैं, तो उसको एयर सर्विस एग्रीमेंट कहते हैं। तो यूएई लगातार उसके ऊपर जोर डाल रहा है कि आप इसको रिन्यू करें, इसको एक तरीके से रिव्यू करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीज़ा दे सकें, आके वहाँ पे लोग काम करें और आके वहाँ पे कुछ सीख के जाएं। कुछ लोग, जैसे आपको पता ही है कि यूएई में मोस्ट लोग जो है इंडियन लेबर वहाँ पे जाते हैं, टेक्नीशियन जाते हैं, ठीक है। वहाँ से अपने को रेमिटेंस जनरेट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। सो आपको उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए के लिए आपको ये एग्रीमेंट करना पड़ेगा। तो एयर सर्विस एग्रीमेंट को वो फिर से चाह रहे हैं कि उसको आप
रिन्यू करो या उसको रिवाइज करो, ठीक है, और ग्रेटर उसके हायर नंबर ऑफ वीज़ा के लिए हम रेडी हैं। तो एक आप ये एयर सर्विस एग्रीमेंट एक छोटा सा उसमें था, तो मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। जितनी भी माइन्यूट चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं पीटी और मेंस रिलेटेड, मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी दोस्तों अगर कुछ छूट जाता है, ठीक है, और अगर लगता है कि वो मुझे लगता है कि वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ने के बाद लगे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, व्हाई यू हैड लेफ्ट इट, सो आप कमेंट में उसको लिखें, और मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि पर्सनली उसको कोशिश करूँगा कि मैं अपने नोट्स में उसे डालूँ। सो अदर कंट्रीज साइन ट्रेड इन रुपीज, और भले कि केवल ऐसा नहीं है कि यूएई जो है वही साइन किया है ट्रेड पैक्ट करेंसी को लेके, अदर कंट्री भी, जैसे आप रसिया के साथ जो है, अभी आप सबको पता है रशिया और जो यूएसए है उसके बीच में कितनी आनातानी चल रही है, ठीक है, एक डिप्लोमेटिकल डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं वहाँ पे ड्यू टू यूक्रेन। सो डॉलर में ट्रेड करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल वोस्टर रुपी जो है साइन किया है, अकाउंट साइन किया है, जहाँ पे हम रुपीज़ में वहाँ उनके साथ उनसे जो हम भी जो भी ऑयल खरीदेंगे उनका पेमेंट हम उनको उसमें कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स मलेशिया, श्रीलंका, सिंगापुर तो करेंटली अभी भी किया है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सिंगापुर, ईरान, जापान और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज है, ऑलमोस्ट 18 कंट्रीज हैं जो कि इस टाइप की ट्रेड साइन किए हैं करेंसी को लेके, बायलैटरल करेंसी को लेके। करेंसी जब हम पढ़ रहे हैं तो कुछ और चीज़ देख लेते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स जिसको बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा आपको देने की कोशिश कि आईएमएफ में जो है वो 5 करेंसी को एक्सेप्ट किया है, यूएस का डॉलर, ईयू का यूरो, चाइनीज़ का रेनमिनबी, ब्रिटिश का पाउंड स्टर्लिंग और जापान का येन। सो ये सब स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अंदर में आते हैं कि आपको आईएमएफ में आपको अपना कुछ परसेंटेज रिजर्व करना पड़ता है। सो उसमें अगर आप डॉलर को देखोगे, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, कि 60% जो फ्लो है वो डॉलर का है, ठीक है। तो इसीलिए डॉलर स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी इकोनॉमी इतनी लार्ज है यूएसए की कि वो हर जगह एक्सेप्ट हो जाता है। फिर ईयू हो गया, आपको पता है कि ईयू ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, एक साथ हैं, तो इनकी भी जो है वो यूरो जो है वो स्ट्रांग रहता है। तो सेम चीज़ें हमें अपने रुपीज़ के साथ करनी पड़ेगी। अगर हमें रुपीज़ को तो एक्सेप्टेंस कराना पड़ेगा। देखते हैं, रुपीज़ के लिए बनाया है मैंने, आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे रुपीज़ जो है वो इंटरनेशनलाइज हो सकता है। तो एक चीज़ हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रुपीज़ को इंटरनेशनलाइज बनाने के लिए और यहाँ पे एंट्री कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आईएमएफ में एंट्री कराने के लिए आपको किस टाइप की जो है वो आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी आरबीआई को या फिर गवर्नमेंट को, कि हमारी रुपीज़ का एंट्री यहाँ पे हो। तो देखते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट आर एक्चुअली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ मीन्स। जब हम बोलते हैं कि रुपीज़ हमारा इंटरनेशनलाइज हो रहा है तो उसका मतलब क्या समझते हैं। तो इंटरनेशनलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द यूज ऑफ द रुपीज़ इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स में हमारे जो रुपीज़ है उसका यूज किया जाए। जैसे हम यूएई के साथ हम डील करेंगे और हम उसको रुपीज़ में देंगे, तो इसका मतलब हमारा जो रुपीज़ है वो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है। सो ये इंटरनेशनलाइज हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग द रुपीज़ फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड देन अदर अकाउंट ट्रांजेक्शन फॉलो बाई इट यूज इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। फिर उसके बाद प्रमोट करेंगे हम रुपीज़ को इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में, फिर में करंट अकाउंट में यूज करेंगे और उसके बाद कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन में यूज करेंगे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में बाद में यूज करेंगे। फिर इट इज़ क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये टोटली रिलेटेड होता है कि नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्रेस अगर हमें ज़्यादा रहेगा तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि अपने रुपीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएं। रिक्वायर फर्दर ओपनिंग ऑफ करेंसी सेटलमेंट, और फिर धीरे धीरे हम करेंसी सेटलमेंट की ओर बढ़ेंगे। और उसके बाद जैसे हो करेंसी स्वैप का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, स्ट्रॉन्ग स्वैपनेस होगा। उसके बाद फिर क्या फॉरेक्स मार्केट में आएगा। तो धीरे धीरे हमारी जो करेंसी होगी वो धीरे धीरे इंटरनेशनलाइज होगी। और इसके लिए कुछ मेजर्स दिए गए, सजेशन दिए गए हैं स्ट्रेंथन ऑफ रुपीज़ के लिए। आरबीआई इस तरीके की चीज़ कहती है कि हमें ये सब चीज़ें करनी है, तब हमारी रुपीज़ जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो उसके रीजन है, तो उसका वो कुछ सजेशंस दिए गए। तो बायलैटरल मल्टीलैटरल एग्रीमेंट जो है वो साइन करो ज़्यादा से ज़्यादा।